नमस्कार स्टूडेंट्स। हमारा जो रनिंग में टॉपिक चल रहा है वो है भारत के भूआकृतिक प्रदेश। और भारत के भूआकृतिक प्रदेश में हम पढ़ रहे हैं पहला भूआकृतिक प्रदेश उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। और इसमें हमने पिछले वीडियो में इसी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में हिमालय की उत्पत्ति वाला टॉपिक पढ़ा। आज हम हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण और हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण और हिमालय का महत्व, ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में। उनमें से एक हमारा कंप्लीट हो गया, हिमालय की उत्पत्ति। आज हम पढ़ेंगे हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण। और हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, भौगोलिक रूप से हिमालय को 4 श्रेणियों में, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियां हैं। हिमालय एक पर्वतमाला है जिसमें अनेक पर्वत श्रेणियां हैं और उनका निर्माण अलग अलग समय पर हुआ। 4 श्रेणियां हैं मुख्य रूप से। सबसे जो पहली श्रेणी है वो है पार हिमालय या ट्रांस हिमालय। ठीक है, अब इसकी स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूं मैप पे। पार हिमालय या ट्रांस हिमालय, ये जो रेंज है यह है पार हिमालय या ट्रांस हिमालय। ठीक है, ये वाली रेंज। ये ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जिनका एक एक का हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल सामान्य जानकारी मैप पे हम इनको बारे में बता रहे हैं कि कौन सी श्रेणी कहां पर है। दूसरी जो श्रेणी है वो है महाहिमालय। अब महाहिमालय ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है और ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। ये है महाहिमालय, जो कि यहाँ सिंधु नदी के मोड़ से लेकर अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, ठीक है, और इसी का भाग हैं जो ये उत्तरी पूर्वी पहाड़ियां हैं, ये जिनके बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये हो गया महाहिमालय। ट्रांस हिमालय के दक्षिण की श्रेणी है महाहिमालय। ठीक है, महाहिमालय के दक्षिण में है लघु हिमालय। और लघु हिमालय के दक्षिण में जो अंतिम इसकी श्रेणी है वो है उप हिमालय या शिवालिक। ये निरंतर ना होकर इस तरह से कटी फटी है, यह हो गई शिवालिक। तो इस तरह से कितनी श्रेणियां हो गई? 4 श्रेणियां। सबसे पहली पार हिमालय या ट्रांस हिमालय, दूसरी महाहिमालय, तीसरी लघु हिमालय और चौथी जो उसकी श्रेणी है वो है उप हिमालय या शिवालिक। आ गया समझ में? अब हम इनमें से एक एक का डिटेल में हम वर्णन करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहली जो श्रेणी है उसका अध्ययन सबसे पहले हम करेंगे पार हिमालय या ट्रांस हिमालय। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी स्थिति आप मैप पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले इस पार हिमालय या ट्रांस हिमालय, ट्रांस इंग्लिश में बोलते हैं TRANS, ट्रांस मीन्स होता है पार, जो हिमालय के पार की श्रेणी है उत्तर की तरफ। इसके बारे में सबसे पहले जो पार हिमालय है इसके बारे में सबसे पहले बताया था स्वेन हेडन ने। स्वेन हेडन ने 1906 में सबसे पहले ट्रांस हिमालय के बारे में लिखा। इस ट्रांस हिमालय की जो लंबाई है इसकी 1000 किलोमीटर। नोट करते जाना आप, लंबाई हो गई 1000 किलोमीटर। इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई 225 किलोमीटर है। 225 किलोमीटर बीच में, किनारों पर तो इसकी जो चौड़ाई है वो 40 किलोमीटर के आसपास ही है। और जो इसकी औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई ट्रांस हिमालय की, पार हिमालय की,
वो है 3100 मीटर। ठीक है, लंबाई 1000 किलोमीटर है, चौड़ाई इसकी 225 किलोमीटर है, लेकिन बीच में 225 है, किनारों पर इसकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी कम है, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर से भी कम है कई जगह, और औसत ऊंचाई है वो है 3100 मीटर, 3100 मीटर। अब इस ट्रांस हिमालय के अंदर भी जो श्रेणियां हैं, अलग अलग श्रेणियां, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये अलग अलग श्रेणियां हैं, इन एक एक श्रेणियों के बारे में हम पता करते हैं। ट्रांस हिमालय के अंदर जो श्रेणियां हैं वो श्रेणियां हम पढ़ेंगे। इसमें जो पहली श्रेणी है वो है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी, ये वाली, ये जो श्रेणी है इस श्रेणी का नाम है जास्कर श्रेणी। ठीक है, इसकी जास्कर श्रेणी की जो ऊंचाई है वो है 6000 मीटर, क्योंकि ये महा हिमालय के बिल्कुल टच में है, इसकी ऊंचाई अधिक है 6000 मीटर। इस जास्कर श्रेणी के बिल्कुल उत्तर से यहां से बहती है सिंधु नदी। जास्कर श्रेणी के उत्तर से बहती है सिंधु नदी, जास्कर श्रेणी, और यहां पर है लद्दाख श्रेणी। जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच में से बहती है सिंधु नदी, जो कि यहाँ पर नंगा पर्वत के पास पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद में आगे दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़कर कहाँ गिरती है? अरब सागर, जिसके बारे में हम भारत के अपवाह तंत्र वाले टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। तो जास्कर श्रेणी के उत्तर में बहती है सिंधु नदी। इस सिंधु नदी ने यहाँ पर गहरी कटान युक्त घाटियों का निर्माण किया है। इनमें से कई जगह तो जो घाटियां हैं वो 5000 मीटर तक गहरी हैं, इतनी गहरी घाटियां बनाई है। और इस सिंधु नदी के उत्तर में, यानी कि यहां पर दूसरी जो श्रेणी है वो है लद्दाख श्रेणी। जो लद्दाख श्रेणी है इसकी लंबाई है 300 किलोमीटर और इसकी औसत ऊंचाई जो है वो है 5800 मीटर, 5800 मीटर। ये हो गई लद्दाख श्रेणी। इस लद्दाख श्रेणी के पूर्व में यहां पर यह है कैलाश श्रेणी। ठीक है, नंबर 3 जो इसकी श्रेणी है वो है कैलाश श्रेणी। जो कैलाश श्रेणी है जिसमें हम कैलाश मानसरोवर तिब्बत में, तो ये कैलाश मानसरोवर कहाँ है? तिब्बत में। कैलाश श्रेणी का विस्तार है तिब्बत में। 3 श्रेणियां हो गई। जास्कर श्रेणी, जास्कर के उत्तर में सिंधु नदी बहती है, सिंधु के उत्तर में लद्दाख श्रेणी, और लद्दाख के पूर्व में, लद्दाख श्रेणी का पूर्वी भाग है कैलाश श्रेणी, और इसी लद्दाख श्रेणी का जो पश्चिमी भाग है यह है काराकोरम श्रेणी। नंबर 4 जो है वो आती है काराकोरम श्रेणी। तो इस तरह से 4 श्रेणियां हो गई ट्रांस हिमालय में: जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, कैलाश श्रेणी और काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी जो है वो वर्तमान में हम सभी जानते हैं, वैसे जम्मू कश्मीर का ही भाग है, पीओके में है। अब इसकी जो देखो, पहले हमने इसकी सारी जो श्रेणियां हैं वो श्रेणियां पढ़ ली। अब इसकी जो चोटियां हैं, जास्कर, इसकी जो ट्रांस हिमालय की जो चोटियां हैं उन चोटियों के बारे में पढ़ो। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 के नाम से भी जानते हैं, K2, और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, यहां पर है K2, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, नंबर 2 चोटियों में गाशेर ब्रूम, नाम सुना होगा आपने, गाशेर ब्रूम, और इसकी जो गाशेर ब्रूम की ऊंचाई है वो है 8068 मीटर।
गाशेर ब्रूम 8068 मीटर। इसके बाद में एक और चोटी है, वो है ब्रॉड पीक। ये सभी पीओके में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है ब्रॉड पीक, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8047 मीटर। तो इस तरह से तीन इसकी जो 8000 से ऊंची तीन इसकी चोटियां हो गई। गॉडविन ऑस्टिन K2 8611 मीटर। कई जगह आपको बुक्स में मिलेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसमें K2 का नाम आता है। एक्चुअल में ये एक विवादास्पद बिंदु है क्योंकि ये पीओके में है। अगर नैतिक रूप से हम देखें तो ये भारत का ही हिस्सा है, वास्तविक रूप से देखें तो ये वर्तमान में पीओके में है। तो कई बुक्स में भारत की सबसे ऊंची चोटी इसी को बता रखा है, गॉडविन ऑस्टिन K2 8611 मीटर, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये। इसके अलावा इसकी और चोटियों में है गासेर ब्रूम 8068 मीटर और ब्रॉड पीक 8047 मीटर। तो इसकी श्रेणियां हो गई। श्रेणियों के बाद में हमने इसकी चोटियां भी पढ़ ली। अब चोटियों के बाद में आप देखो, इस जो पार हिमालय है, इस पार हिमालय से कई नदियों का उद्गम भी होता है। यहाँ पर जो नदियाँ हैं, जिन नदियों का उद्गम पार हिमालय से होता है वो नदियाँ हैं, देखिए आप सिंधु देख पा रहे हैं, सिंधु यहीं से निकलती है, ट्रांस हिमालय से निकलती है। कई बुक्स में आपको यह भी बताया हुआ है कि महा हिमालय से इनका उद्गम है, बिल्कुल गलत है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलुज, तीनों नदियों का जो उद्गम है वो पार हिमालय है। हमने देख लिया, यहां से ये सिंधु है, सिंधु, इसी प्रकार यहां से सतलुज, और यहां से पूर्व की तरफ बहकर अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश कर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली ब्रह्मपुत्र। तीनों नदियों का जो उद्गम है वो है किसमें? पार हिमालय में। नदियां जिनका उद्गम होता है सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलुज। अब इसके अलावा आप आ जाइए, यहां जो दर्रे हैं, प्रमुख दर्रों के बारे में हम पढ़ेंगे कि इस पार हिमालय में कौन कौन से दर्रे हैं। पार हिमालय का जो पहला दर्रा है वो है काराकोरम, काराकोरम दर्रा, जो कि जोड़ता है, जो भारत है, भारत को जोड़ता है चीन से। अब यहां फिर आप कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी कि सर ये भारत में ना होकर पीओके में है। बिल्कुल, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे कि ये भारत को जोड़ता है चीन से, काराकोरम, जो कि पीओके में है। ठीक है। और ये जो हमारे इंडिया की जो लेह सिटी है, इस लेह सिटी को जो चीन का तारीम बेसिन है, तारीम बेसिन की यारकंद से जोड़ता है। कौन सा दर्रा हो गया? काराकोरम दर्रा। दूसरा जो दर्रा है वो दर्रा है बारा लाचा ला। वैसे तिब्बती भाषा में ला का मतलब होता है दर्रा, बारा लाचा ला। और बारा लाचा ला जो दर्रा है वो जोड़ता है लाहुल, जो स्पीति है, लाहुल स्पीति, उसको जोड़ता है लद्दाख से। ठीक है। तो ये हो गए यहाँ के दर्रे। तो हमने पहले देखो श्रेणियां पढ़ी, जास्कर, लद्दाख, कैलाश और काराकोरम। उसके बाद में चोटियां हमने पढ़ ली। फिर नदियां कौन कौन सी जिनका उद्गम होता है यहाँ से, यहाँ के हमने दर्रे भी पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कि यहाँ बहुत सारे ऐसे, इसी क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, हिमनद हैं। उन हिमनदों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, हिमनद। ठीक है। अब आपको याद आ रहा होगा, हिमनदों में हमारे जो इसी क्षेत्र में एक तो इंडिया का जो फेमस सियाचिन ग्लेशियर यहीं पर है, नाम आपने सभी ने सुना होगा। जो नुब्रा घाटी है, लद्दाख की नुब्रा घाटी, उस नुब्रा घाटी में है सियाचिन ग्लेशियर। नुब्रा घाटी का सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पर है हिस्पर ग्लेशियर। हिस्पर के अलावा यहाँ पर है बाल्टारो ग्लेशियर। ये यहाँ के प्रमुख ग्लेशियर हैं। कौन कौन से हो गए? नुब्रा घाटी का सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन काफ़ी फेमस ग्लेशियर है जिसके बारे में हम बार बार हम टीवी में भी देखते हैं। भारतीय सेना की सेना यहाँ तैनात है। इसके अलावा हिस्पर या हिस्पार जो है और बाल्टारो, ये यहाँ के प्रमुख ग्लेशियर हैं। अब थोड़ा सा ट्रांस हिमालय के बारे में आप ये जान लो कि एक तो पहली चीज़ तो ये एक शीत मरुस्थल है और इस शीत मरुस्थल को नदियों के कारण काफ़ी कटा फटा भी है। जो लद्दाख वाला क्षेत्र है वो शीत मरुस्थल है और काफ़ी कटा फटा है। और यहाँ पे जो ये शीत मरुस्थल है वो बिल्कुल वनस्पति रहित है। और इस शीत मरुस्थल में कुछ मैदान भी हैं। जिन मैदानों का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे वो मैदान कौन कौन से हैं? एक तो जो अक्साई चीन है, जो वर्तमान में चीन के पास है, अक्साई चीन, ये भी एक मैदान है। और अक्साई चीन के अलावा यहाँ पर लिंगजितांग मैदान है। और आजकल एक विवादास्पद जो टीवी में आप बार बार देख रहे हैं, सोडा मैदान भी पार हिमालय में है। तो ये आपको पढ़ना है पार हिमालय के बारे में। इसकी श्रेणियां पढ़ के इसकी मुख्य मुख्य चोटियों के बारे में बताना है। कौन कौन सी नदियों का उद्गम यहाँ से होता है, कौन कौन से दर्रे यहाँ पर है और कौन कौन से हिमनद हैं। सियाचिन, हिस्पार, बाल्टारो, ये सारे हिमनद हो गए। मैदान यहाँ अक्साई चीन है, लिंगजितांग है और सोडा मैदान है। इस तरह से ये हमारा जो हिमालय के भौगोलिक वर्गीकरण में पहला जो है पार हिमालय या ट्रांस हिमालय, इसका अध्ययन कंप्लीट होता है। इसके बाद में जो सेकंड, आपने मेरे हिसाब से उतार लिया होगा, वीडियो को पॉज करके आप उतार लिया करो। मैं बार बार स्टूडेंट्स को क्लास में भी कहता हूँ, आपके पास एक ब्लैक बोर्ड समरी की नोटबुक होनी चाहिए। जिस किसी भी सब्जेक्ट में आपको जो कोई टीचर पढ़ा रहा हो और ब्लैक बोर्ड पर जो कुछ लिख रहा हो, जिसको हम बीबी समरी बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड समरी बोलते हैं, वो ब्लैक बोर्ड समरी आपके पास एक नोटबुक में सभी सब्जेक्ट्स की होनी चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि उस दिन क्लास में आपके टीचर ने क्या पढ़ाया और किस महत्वपूर्ण बिंदु को ब्लैक बोर्ड पर लिखा, आपके पास ये हमेशा ऑन रिकॉर्ड होगा। बहुत लाभ है इसका, आदत डालें। क्लास में जब पढ़े तब भी आप इसको अपनाएं। जो भी आपका टीचर बोर्ड पे लिखे ज़रूर आप उसको नोटबुक में उतारें। आपके पास अलग अलग नोटबुक्स होनी चाहिए बीबी समरी, ब्लैक बोर्ड समरी के लिए। अब हम चलते हैं दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो हिमालय की श्रेणी है, वो है महाहिमालय। अब इस महाहिमालय के अनेक नाम हैं। आपको कई जगह मिलेगा बृहद हिमालय, कई जगह मिलेगा मुख्य हिमालय, मैन हिमालय, कई जगह आपका इसका नाम मिलेगा आंतरिक हिमालय, कई जगह नाम मिलेगा बर्फीला हिमालय, स्नोवी हिमालयाज। अब देखिए नाम से आप समझ पा रहे हैं, महाहिमालय, वृहद हिमालय या मुख्य हिमालय, नाम से समझ रहे हो ना? बिल्कुल सही है। ये हिमालय की एक सतत श्रेणी है। इसकी ऊंचाई हिमालय की सभी श्रेणियों में सबसे ज्यादा है, सबसे ऊंची श्रेणी है और बिल्कुल दीवार की तरह चाप की आकृति में, कल भी मैंने बताया था, दीवार की तरह चाप की आकृति में यहां सिंधु नदी के मोड़ से, याद रखना, सिंधु नदी के मोड़ से चाप की आकृति में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक इसकी जो लंबाई है वो लंबाई है 2400 किलोमीटर। सिंधु नदी के मोड़ से
ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक चाप की आकृति में 2400 किलोमीटर लंबाई। इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई है 100 से 200 किलोमीटर। कहीं 100 है, कहीं 200 है। हालांकि चौड़ाई को लेकर कई जगह मतभिन्नताएं हैं। कुछ विद्वानों ने इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर बताई है, कई ने 80 किलोमीटर बताई है। एक साधारण जो डेटा है, आंकड़ा है, वो है 100 से 200 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है, अब औसत ऊंचाई से ही आप ये पता लगा सकते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है। इसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। कुछ बुक्स में 6100 मीटर भी मिलेगी आपको। 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, तो आप समझ जाओ ये कितना ऊंची श्रेणी है। इस श्रेणी में 40 ऐसी चोटियां हैं, 40 चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई 7000 मीटर से अधिक है। कितनी? 40 ऐसी चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई 7000 मीटर से अधिक है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लो कि यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में से जो एक हिमालय है, यह हिमालय की भी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। अब जैसे हम पहुंचे हैं चोटियों पर, तो इसकी प्रमुख चोटियां हैं, उन्हीं के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। प्रमुख चोटियों में नंबर 1 पर आती है माउंट एवरेस्ट। नंबर 1 माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई 8848 मीटर। इसकी स्थिति है यहाँ पे, इस जगह, नेपाल और चीन के बॉर्डर पर, भारत में नहीं है, नेपाल और चीन के बॉर्डर पर है यहाँ पे माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जिसको नेपाल में कहते हैं गौरी शंकर। नेपाल में इसका नाम है गौरी शंकर, और तिब्बत में इसको बोलते हैं, क्योंकि ये बड़ा चीन का भाग नहीं, ये एक्चुअल में तिब्बत का ही भाग है। चीन में, तिब्बत में इसको बोलते हैं चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा, और चोमोलुंगमा का शाब्दिक अर्थ होता है पर्वतों की रानी। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, 8848 मीटर। नेपाल में इसे गौरी शंकर और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहते हैं। और ये जो ये माउंट एवरेस्ट है, इसकी उपस्थिति का सबसे पहली जो जिक्र है वो किया था श्री राधा कृष्णन ने। और क्योंकि वो जो सर्वेक्षण हो रहा था हिमालय की ऊंचाई नापने का, उसके मुखिया थे सर एवरेस्ट। उसी की वजह, उन्हीं की के नाम पर इस चोटी का नाम रखा गया माउंट एवरेस्ट। ठीक है, पहली। दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है, दूसरे नंबर पर, हम टोटल हिमालय की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं महा हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, वो है कंचनजंगा। कंचनजुंगा भी नाम मिलेगा इसको आपको, या कंचनजंगा। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8586 मीटर। 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब देखिए, महा हिमालय की तो नंबर 2 चोटी है ये, लेकिन अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय में नंबर इसका तीसरा आता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था K2, जो K2 है गॉडविन ऑस्टिन, उसकी ऊंचाई थी 8611 मीटर। तो एक तरह से हिमालय में नंबर 3 पर है, लेकिन यहाँ महा हिमालय में ये नंबर 2 पे आती है। ये इस जगह यहाँ पर इस है कंचनजुंगा, भारत में है। नेपाल और सिक्किम की जो सीमा है वहां पर है कंचनजुंगा, और एक्चुअल में ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अभी हमने बताया था, मैंने पढ़ा था कि जो K2 है उसकी ऊंचाई 8611 है, इसको भारत की सबसे ऊंची चोटी बताते हैं। अब अगर हम वास्तविक रूप से, क्योंकि वो विवादास्पद है, वास्तविक रूप से देखें तो कंचनजुंगा जो 8586 मीटर ऊंची चोटी है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सिक्किम और नेपाल की सीमा पर यहाँ पर स्थित है। अब नंबर 3 पर आती है मकालू। मकालू
इसकी ऊंचाई है 8,481 मीटर, 8,481। ये जो है ये माउंट एवरेस्ट और कंचनजुंगा के बीच में है, नेपाल में ही है, माउंट एवरेस्ट और कंचनजुंगा के बीच में यहां पे। ठीक है, ये हो गई मकालू। अब मकालू के बाद में है धौलागिरी, और पहले हम पढ़ लेते हैं धौलागिरी। नंबर 4 पर आती है धौलागिरी, और धौलागिरी की जो ऊंचाई है वो है 8,172 मीटर। यहां है, नेपाल में है धौलागिरी। धौलागिरी के बाद में हम नंबर 5 पे चलते हैं नंगा पर्वत, और नंगा पर्वत की जो ऊंचाई है वो है 8,126 मीटर। नंगा पर्वत यहाँ महा हिमालय का अंतिम छोर है, इस जगह है नंगा पर्वत, यहाँ पीओके में ही है, 8,126 मीटर। उसके बाद में नंबर 6 पे आ जाओ, अन्नपूर्णा। नंबर 6 पर है अन्नपूर्णा, और अन्नपूर्णा की जो ऊंचाई है वो है 8,078 मीटर, 8,078 मीटर। और लास्ट में इसी में से एक और महत्वपूर्ण जो चोटी है वो है नंदा देवी, और नंदा देवी की जो ऊंचाई है वो है 7,818 मीटर। ये प्रमुख चोटियां हो गई। माउंट एवरेस्ट 8,848, याद रखना। कंचनजुंगा 8,586 नंबर 2 पर है। नंबर 3 पर मकालू, ये भी नेपाल में है, 8,481 मीटर। नंबर 4 पर धौलागिरी 8,172 मीटर, यहीं पर है यह धौलागिरी, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। धौलागिरी 8,172 मीटर। नंगा पर्वत पीओके में है 8,126 मीटर। अन्नपूर्णा 8,078 मीटर, नेपाल में है। और नंदा देवी अपने उत्तराखंड में है, और इसकी ऊंचाई है 7,818 मीटर। याद हो गई, ये प्रमुख चोटियां हो गई हैं। आप इनको नोट भी करना और याद भी करना, थोड़ा सा डेटा टाइप का है जो अगर आप याद रखोगे। क्योंकि एक चीज़ तो आपने नोटिस की होगी कि जो हिमालय, महा हिमालय का जो पूर्वी भाग है उसकी ऊंचाई ज़्यादा है, और पश्चिमी भाग की ऊंचाई इसके तुलना में कम है। और इसकी जो प्रमुख मुख्य चोटियां हैं वो नेपाल में है। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं जो इस महा हिमालय के दर्रे हैं, प्रमुख दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और बहुत बार आपको एग्जाम्स में इनके बारे में पूछा गया है। हम प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ लेते हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से दर्रे हैं। सबसे पहला जो दर्रा है वो है जोजिला। ठीक है, आप जब कभी बाई रोड आप श्रीनगर से जाओगे लेह की तरफ, कारगिल लेह, तो आपको बीच में आएगा जोजिला। ये जोड़ता है श्रीनगर से लेह कारगिल, इसके बीच में आता है जोजिला। यहां पे जोजिला, जब आप कश्मीर घाटी से लेह लद्दाख जाओगे तो बाई रोड कब आएगा? जोजिला। ठीक है, जोजिला से आगे आ जाओ, प्रमुख दर्रे पढ़ रहे हैं हम। जोजिला से आगे यहां आ जाओ, इस जगह सिपकीला, और ये जो सिपकीला है ये शिमला, हमारे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से आप मानसरोवर जाओगे यानी कि तिब्बत जाओगे तो आपको इसी दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। ये दर्रा सतलज नदी की घाटी वाला मार्ग है। शिमला से तिब्बत जाते हैं तो आता है शिपकीला। ठीक है, उसके बाद में है माना नीति दर्रा। माना और नीति दो अलग अलग दर्रे हैं। ये माना और नीति दो अलग अलग दर्रे हैं जो कि उत्तराखंड को जोड़ते हैं तिब्बत से। यहां है ये, इस जगह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। माना और नीति दो दर्रे हैं। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पे चुंबी घाटी। कई एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा गया है, चुंबी घाटी दर्रा। और ये यहाँ पर भारत, भूटान और चीन इनकी सीमा पर स्थित है।
हम यहाँ जोड़ेंगे इसको, ये सिक्किम जो हमारा राज्य है, सिक्किम से अगर हम प्रवेश करते हैं किसमें, भूटान में, तो दर्रा आता है चुंबी घाटी यहाँ। इसी सिक्किम में एक और दर्रा है जिसके बारे में हम पहले पढ़े हैं, नाथुला, और नाथुला जोड़ता है सिक्किम को तिब्बत से। ठीक है, नाथुला के पास में यहां पर एक और है जेलेपला, और ये जेलेपला जो सिक्किम गंगटोक वगैरह जो उसके मुख्य भाग है उसको जोड़ता है चुंबी घाटी से, जेलेपला। ठीक है, ये तीनों सिक्किम में है, चुंबी घाटी, नाथुला और जेलेपला। ठीक है, अब इसी के आगे चलते हैं हम, बुंगाल यहां अरुणाचल प्रदेश में है, ये जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से। बुंगाल के बाद में हम चलते हैं दीफू दर्रा। ये दीफू जो है वो रणनीतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। ये यहां बिल्कुल ये म्यांमार, चीन और भारत की सीमा पर, थोड़ा विवादास्पद भी है ये दीफू दर्रा। ये भारत, चीन और म्यांमार इनकी सीमा पर स्थित है दीफू दर्रा। उसके बाद में है तुजू दर्रा। ये मणिपुर में है और मणिपुर को जोड़ता है ये इम्फाल को म्यांमार से। तो ये इसके प्रमुख दर्रे हो गए। हालांकि दर्रों के बारे में हम कभी डिटेल से एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे जिसमें सभी दर्रों को हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं ये आप सभी नोट करना, समझना। जोजिला, शिपकीला, मानानीती, चुंबी घाटी, नाथुला, जेलेपला, बुंगाल और दीफू दर्रा, तुजू दर्रा, ये सभी दर्रे हैं। ये इस महाहिमालय के प्रमुख दर्रे हैं। जो देख रहे हो तुजू दर्रा यहां पर है, तुजू दर्रा इस जगह, और यहां पर दीफू हो गया, तो ये प्रमुख दर्रे हो गए। अब दर्रों के बाद में हम चलते हैं हिमनदों के बारे में आप जान लो। हिमनद जो हैं उनमें से यहाँ कुमायूं जो हिमालय है, कुमायूं हिमालय में यानी कि उत्तराखंड में मिलाम हिमनद, इसके अलावा गंगोत्री हिमनद, सुना है आपने, गंगोत्री यमुनोत्री हिमनद जहां से गंगा और यमुना निकलती है। और एक है जेमू हिमनद। ये जेमू हिमनद भी, ये भी एग्जाम से पूछा हुआ है। जेमू हिमनद है सिक्किम में। ठीक है, तो ये हिमनद हो गए इसके प्रमुख। तो देखो हमने इसके बारे में प्रमुख चोटियां पढ़ ली, सामान्य जानकारी पढ़ी, उसके बाद में प्रमुख चोटियां पढ़ ली, फिर दर्रे पढ़ लिए, उसके बाद में सभी हिमनदों का पता लगा लिया। अब इसमें से बच गया कि कौन कौन सी नदियों का उद्गम यहां से होता है। तो यहां से गंगा, ठीक है, गंगा, यमुना जैसी नदियां इसी क्षेत्र से यानी कि महाहिमालय से इनका उद्गम होता है। गंगा और यमुना जैसी नदियां भी इसी महाहिमालय से निकलती है। काफी ऊंचा है, वर्ष पर ये बर्फ से ढका रहता है। अब देखो इसी का पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग के बारे में भी हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। इसी महाहिमालय का जो पूर्वी भाग है उनको उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, उत्तरी पूर्वी पहाड़ियां। और इन उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों के बारे में आप थोड़ा सा लिख लेंगे। उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां, देख रहे हो, ये गारो, खासी, जयंतिया ये यहां पर है मेघालय और असम में। ये अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ है, सबसे पश्चिम में गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया, यह है मेघालय और असम में। ऐसी एक और है पटकोई बूम,
पटकोई बूम है वो है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और उसके बाद में है नागा पहाड़ियां नागालैंड में, और लुसाई पहाड़ियां लुसाई पहाड़ियां हैं मिजोरम में। समझ गए आप? क्योंकि उत्तरी पूर्वी जो पहाड़ी प्रदेश है ये भी इसी में आता है, महान हिमालय में ही, जिनकी दिशा थोड़ी डायरेक्शन चेंज हो जाता है उत्तर से दक्षिण। गारो खासी जयंतियाँ यह है मेघालय और असम में, पटकोई बूम अरुणाचल प्रदेश में, नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में, और लुसाई पहाड़ियाँ मिजोरम में। अब ये तो हो गया इसका पूर्वी भाग। अगर इसके पश्चिमी भाग की बात करें तो यहाँ पर किर्थर, हिंदुकुश, सुलेमान और किर्थर, हिंदुकुश, सुलेमान और किर्थर जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, वो भी इसी का एक पश्चिमी भाग है। और इस हिंदुकुश, सुलेमान और किर्थर में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कुछ दर्रे भी हैं, ठीक है। खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, टोची, गोमल, ये सारे दर्रे हैं जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। खैबर, टोची, बोलन ये दर्रे, और ये जो श्रेणियां हैं यह है हिंदुकुश, सुलेमान और किर्थर श्रेणियां। ये इसका पश्चिमी विस्तार है, ठीक है। तो ये था हमारा महाहिमालय। आपको किसी भी ट्रांस हिमालय हो चाहे महाहिमालय हो, इनका वर्णन करते समय अगर आपसे रिटर्न में एग्जाम हो रही है, वर्णन करते समय कुछ लिखना है तो सबसे पहले सामान्य जानकारी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वगैरह लिख के, और उसके बाद में आपको इनकी प्रमुख चोटियां बतानी होती हैं। चोटियों के बाद में यहाँ के प्रमुख दर्रे, दर्रों के बाद में यहाँ पे कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं, हिमनद हैं, उनके बारे में बताना होता है। हिमनदों के बाद में कौन कौन सी नदियों का उद्गम इस क्षेत्र से होता है वो आपको बताना है, और कौन कौन सी प्रमुख पहाड़ियां हैं, श्रेणियां हैं, उनका भी आपको इसमें डिटेल देनी पड़ती है। तो इस तरह से आज हमने हिमालय का जो भौगोलिक वर्गीकरण है उसमें से पार हिमालय यानी कि ट्रांस हिमालय और महाहिमालय का अध्ययन कर लिया। साथ ही दोस्तों स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अगर अब तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले सब्सक्राइब करें, सामने जो बेल आइकन है उससे भी प्रेस करें। आपको इससे भी बहुत अच्छे वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाले हैं। साथ ही इसका जो लिंक है आपने जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करें, उनसे भी कहें चैनल को फॉलो करने के लिए। लगातार चैनल पर बने रहें। आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम पार हिमालय और महाहिमालय 2 हो गए, अभी हमें इसी हिमालय वाले टॉपिक में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में भौगोलिक वर्गीकरण के अंतर्गत पहले हम लघु हिमालय पढ़ेंगे, उसके बाद में उप हिमालय यानी कि शिवालिक पढ़ेंगे, और लास्ट में जो है वो हम पढ़ेंगे हिमालय का क्षेत्रीय यानी कि प्रादेशिक वर्गीकरण। तो चैनल पर बने रहें। आज के लिए धन्यवाद।